हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मुझे पता है कि पिछले करीब एक हफ्ते से या हम कह सकते हैं कि 10 डेज से मेरी कोई भी स्टोरी नहीं आई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर गई हुई थी और साथ ही मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, इसलिए मैंने एक ब्रेक ले लिया था। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर अपनी स्टोरीज पोस्ट कर पाऊं। हालांकि इस समय मेरी जिंदगी में बहुत उथल पुथल मची हुई है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो रही है, लेकिन उसके बाद भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा सा रेगुलरिटी बनाऊं। तो इसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। फिलहाल मैं अपनी आज की स्टोरी की बात करती हूँ, आज की केस की बात करती हूँ। तो आज का ये जो केस है, ये कैट फिशिंग का केस है। और कई जगह आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में सुनाने की कोशिश करूंगी, जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो ये जो आज का केस था, ये हुआ था 2005 में। और ये जो केस है, ये है एक व्यक्ति के बारे में जो कि था 45 ईयर्स ओल्ड, थॉमस मॉन्टगोमरी। और यहीं पर मैं आपको यह भी बता दूं कि इस केस में आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। तो मेरी इस बात को आप याद रखिएगा। फिलहाल सीधे शुरू करते हैं हम अपना आज का केस। तो थॉमस मॉन्टगोमरी का जन्म हुआ था 3 जून 1959 के दिन। और वो पला बड़ा था क्लेरेंस, न्यूयॉर्क में। और यहीं पर आज के केस की सारी घटनाएं भी होती है। हमको थॉमस के बैकग्राउंड के बारे में, उसके बचपन के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। उसके बारे में ऐसा कुछ भी ऑनलाइन मौजूद नहीं है। बस इसके बारे में हमें यह पता है कि उसने करीब 6 साल मिलिट्री में सर्विसेज करते हुए बिताए थे। और इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि उसने इस मिलिट्री को, या हम कह सकते हैं कि सेना को, आर्मी को क्यों छोड़ दिया था। अब थॉमस को मिलिट्री से निकाला गया था, या उसने खुद ही छोड़ दिया था, या फिर उसने बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ज्वाइन किया था, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन बस हमें यह पता है कि मिलिट्री में रहने के दौरान उसकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई थी। तो हो सकता है कि उसको मिलिट्री से इसी कारण से डिस्चार्ज कर दिया गया हो। खैर, जो कुछ भी था, मिलिट्री में अपने 6 साल पूरे करने के बाद थॉमस वापस आ गया। और उसके बाद उसकी जो तब की गर्लफ्रेंड थी, उससे उसने शादी कर ली। तो उसकी ये जो गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था सिंडी। और आगे चलकर इनकी 2 बेटियां हुई। ये जो थॉमस था, ये पास की ही एक कंपनी में काम किया करता था। इस कंपनी का नाम था डाइनर ब्रेड। मुझे उम्मीद है कि मैं ठीक ही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि खैर। तो ये इस कंपनी में काम किया करता था। ये एक फैक्ट्री थी। तो इस समय जो थॉमस की लाइफ थी, वो बहुत ही बढ़िया चल रही थी। उसकी एक बहुत ही अच्छी वाइफ थी। ऐसा माना जाता है, ऐसा पता चला है कि उसकी वाइफ काफी एक अच्छी महिला थी। उसकी बहुत ही अच्छी 2 बेटियां थी। वो एक अच्छी खासी, मतलब कि हाईली पेड जॉब कर रहा था। वो एक बहुत ही अच्छे घर में रह रहा था। और जिस जगह पर उसका घर था, वो एक बहुत ही अच्छा एरिया था। यानी कि उसकी जिंदगी में सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा था। अब हम सीधे चलते हैं थॉमस की जिंदगी में 2005 की तरफ। और यहां तक हमको थॉमस की जिंदगी के बारे में, कि उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, उसकी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, इसकी कुछ खास जानकारी कहीं भी मौजूद नहीं है। इसलिए हम सीधे चलेंगे 2005 की तरफ, क्योंकि यहां पर कुछ बहुत ही ह्यूज होने वाला था। तो 2005 में थॉमस की उम्र थी 45 ईयर्स। वो अभी भी अपनी वाइफ सिंडी से ही मैरिड था, यानी कि इनकी शादी में ऐसा दिखता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही थी बाहर से देखने पर। और इसकी जो दोनों बेटियां थी, उनकी उम्र अब 12 और 14 साल हो चुकी थी, यानी कि 12 ईयर्स एंड 14 ईयर्स हो चुकी थी। और अभी भी वो लगातार उसी फैक्ट्री में काम कर रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि डायना ब्रेड में। अब तक इस फैक्ट्री में काम करते करते उसे करीब 12 ईयर्स हो चुके थे। ऐसा माना जाता है कि थॉमस इस पड़ाव तक आते आते, यानी उम्र के इस पड़ाव तक आते आते, अपनी जिंदगी से पूरी तरह से बोर हो चुका था। ऐसा नहीं था कि उसको अपनी जिंदगी से नफरत थी, लेकिन बस वो बोर हो चुका था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है, यानी कि बार 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 बस वो एक ही जिंदगी जीता जा रहा था, एक जैसा रूटीन था उसका। और साथ ही बहुत ज्यादा मोनोटोनस थी उसकी जिंदगी, उसको ऐसा लगता था। वो बस सुबह अपने सेम घर में सोकर उठता था, तैयार होता था, अपने काम पर जाता था। वहां पर वो 8 घंटे अपनी ड्यूटी करता था, फिर वो अपने घर आता था। उसके बाद वो अपने फैमिली डॉग को घुमाने के लिए लेकर जाता था। फिर अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता था, अगर किसी एक्टिविटी में उसकी जरूरत होती थी तो उनकी हेल्प किया करता था। और उसके बाद वो सब मिलकर खाना खाते थे, डिनर करते थे। और उसके बाद सब लोग अपने अपने बेड पर जाकर सो जाते थे। और उसके बाद अगले दिन वही सब कुछ रिपीट होता था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, जनरली सबके घर में ऐसा ही होता है। अगर हम इंडियन हाउस होल्ड की भी बात करें तो यही होता है। ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गप्पे मार लोगे, फिर सो जाओगे, खाना खा लोगे। यही होता है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ बहुत नया नया होगा। रोज कुछ भी बहुत ज्यादा थ्रिलिंग नहीं हो सकता।
इसीलिए लोग बीच-बीच में ट्रिप में चले जाते हैं, फन करने चले जाते हैं वीकेंड्स पर। वो इसीलिए होता है ताकि मोनोटोनस जो हमारी लाइफ है वो थोड़ा-सा उसको ब्रेक मिल सके। तो फिलहाल थॉमस भी ब्रेक्स लेता होगा, लेकिन उसके बाद भी उसको ऐसा लगता था कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बोरिंग हो चुकी है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक डेड एंड जॉब में फँस चुका है और उसकी ज़िंदगी में कोई भी एक्साइटमेंट बाकी नहीं है और आगे अपने भविष्य में भी उसको कोई भी एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रहा था। अब उसको ऐसा भी लगने लगा था कि शायद वो अपनी वाइफ से अब प्यार नहीं करता। उसको कुछ भी एक्साइटमेंट, कुछ भी थ्रिल अपनी मैरिड लाइफ में भी नहीं दिखता था। यहाँ तक कि ये बताया जाता है कि थॉमस और सिंडी इस समय तक आते-आते बहुत ही कम बातचीत करते थे आपस में। और थॉमस का इस बारे में ये कहना है कि उसको समझ में ही नहीं आता था कि वो सिंडी से क्या बात करे। और साथ ही थॉमस को ये भी लगता था कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। उन दोनों के ही इंटरेस्ट पूरी तरह से विपरीत है और इसी कारण से बात करने के लिए भी कोई भी कॉमन टॉपिक इनके बीच में नहीं है और इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करता था। ऐसा भी बताया जाता है कि इस समय तक थॉमस इम्पोर्टेंट हो चुका था, यानी कि नपुंसक हो चुका था और इसी कारण से अपनी वाइफ से बिल्कुल भी इंटीमेट या तो वो हो नहीं सकता था या होता नहीं था। फिलहाल हम थॉमस के बारे में कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से फेड अप था। अपनी ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट से वो फेड अप था। कोई भी चीज़ उसको खुशी नहीं दे रही थी, शायद उसके बच्चे भी नहीं दे रहे थे। अगर थॉमस वाक़ई में एक समझदार आदमी होता, तो वो ग्रोन अप्स की तरह अपनी वाइफ़ से कम्युनिकेट करता, उससे बैठकर बात करता, उसे बताता कि वो किस तरह से फ़ील कर रहा है। लेकिन उसने ये डिसाइड किया कि उसको किसी से भी बात करनी ही नहीं है, अपनी वाइफ़ से भी नहीं करनी है और उसको कुछ भी ट्राई भी नहीं करना था, चीज़ें सही करने के लिए। अगर वो इतना ही बोर हो रहा था, तो उसको कुछ ना कुछ हॉबी अपनी ढूँढनी चाहिए थी कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी तरफ ध्यान लगाना चाहिए था। अपने लिए कुछ नए एक्साइटमेंट्स खोजने चाहिए थे, जो कि जनरली लोग खोजते हैं एक उम्र के बाद। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी करने के लिए ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो शुरू से ही एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी पर्सन था, जो कि आपको आगे जाकर भी जिसके हिंट्स मिलने वाले हैं। फिलहाल उसने अपनी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट ढूँढने के लिए ये डिसाइड किया कि वो इंटरनेट पर अजनबी लोगों से यानी कि स्ट्रेंजर्स से अब मिलेगा और कहीं न कहीं उसमें एक्साइटमेंट ढूँढने की कोशिश करेगा। यानी कि उसकी जो इंटेंशन थी, इंटरनेट पर जाने के पीछे वो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं थी। अब हम 2005 की बात कर रहे हैं और इस समय इंटरनेट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ग्रो कर चुका था। उस समय वो इनिशियल स्टेट में ही था। उस समय यहाँ पर यानी कि अमेरिका में माई स्पेस ये बहुत ही एक फेमस वेबसाइट थी। लोग वहीं पर एक-दूसरे से मिलते थे और उस समय तक फेसबुक अभी नया-नया शुरू ही हुआ था, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। माई स्पेस में ही जनरली लोग जाते थे और वहीं पर लोगों से मिला करते थे। माई स्पेस में उस समय बहुत सारे चैट रूम्स भी हुआ करते थे। तो फिलहाल थॉमस अब इंटरनेट की तरफ रुख करता है। वो एक वेबसाइट में लॉगिन करता है जिसका नाम था pogo.com। ये जो pogo.com नाम की वेबसाइट थी, ये बेसिकली एक फ्री ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट थी और इसमें भी गेम्स के अलावा एक चैट रूम एलिमेंट था। यानी कि आप इसमें बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते थे और इसके अलावा जो बाकी यूजर्स थे, जो कि इस वेबसाइट में आया करते थे, उनसे एक चैट रूम में जाकर बात भी कर सकते थे। साथ ही आप गेम खेलने के दौरान भी अदर यूजर्स से बातचीत कर सकते थे, जैसा कि अभी भी बहुत सारे गेम्स में होता है। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स थे जैसे कि पोकर, सॉलिटेयर, टेक्सास हैम, ब्लैक जैक, मोनोपोली, इस तरह के बहुत सारे गेम्स थे और थॉमस को इन सारे गेम्स को खेलने की एक तरह से आदत पड़ गई थी। थॉमस अब ऑफिस से आते ही यानी कि हर रात आते ही pogo.com में लॉग ऑन करता था। वो ऐसा महसूस करता था कि उसके लिए जो गेमिंग वेबसाइट है, ये एक तरह का एक एस्केप है। यानी कि उसकी जो रूटीन लाइफ है, बोरिंग लाइफ है, उससे थोड़ी देर के लिए उसको छुटकारा मिल जाता है। वो इस ऑनलाइन वर्ल्ड में एंटर कर जाता था, अपनी बोरिंग लाइफ से बाहर निकल जाता था और उसको ऐसा लगता था कि उसकी ज़िंदगी में अब जो एक्साइटमेंट बचा है, वो बस यहीं पर है। उसका जो फेवरेट गेम था, वो था टेक्सास होल्डर और धीरे-धीरे वो इस गेम से और इस गेमिंग वेबसाइट से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया। इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया कि धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि वो बस इसके लिए ही जी रहा था। वो बस घर आते ही सीधा इसी में लॉग ऑन करके इसी में लगा रहता था। उसको घरवालों से कोई भी मतलब अब नहीं था। यानी कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग थी, ये उसके बच्चों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी, उसकी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी
और उन पर अब वो ध्यान देना बंद कर चुका था। तो फिलहाल थॉमस को गेम्स खेलने में मजा आ रहा था, लेकिन साथ ही वो जो चैट रूम एलिमेंट था उसको भी वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा था। वो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट लोगों से बातचीत किया करता था, उनसे फ्रेंडशिप कर रहा था, और यहाँ पर उसका जो यूजर नेम था वो था मरीन स्नाइपर। और यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि पहले वो मिलिट्री में रह चुका था, और शायद इसी कारण से उसने ये नाम चुना था, यानी कि मरीन स्नाइपर नाम को चुना था। और ये जो थॉमस नाम का व्यक्ति था, उसको इन अजनबी लोगों से बात करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो आराम से उनसे घंटों बातचीत किया करता था। लेकिन जो वाइफ इतने सालों से उसके साथ रह रही थी, उससे बात करने में उसको दिक्कत होती थी। उससे बात करना वो बंद कर चुका था। फिलहाल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो मरीन स्नाइपर था, यानी कि जो थॉमस था, उसके यहाँ पर आने के इंटेंशंस बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं थे, क्योंकि जल्दी ही थॉमस टीनेज चैट रूम्स में जाने लगा था। पोगो.com नाम की इस वेबसाइट में एक टीन सेक्शन भी था, यानी कि जहां पर छोटी उम्र के बच्चे आया करते थे गेम्स खेलने के लिए और आपस में चैटिंग किया करते थे। और ऑब्वियसली यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए ही स्पेस था, और ये जो 45 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति था यानी कि थॉमस, इसको वहां जाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, उसको वहां होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन पता नहीं कैसे वो इस टीनेज चैट रूम में पहुंच चुका था। पता नहीं एक्सीडेंटली पहुंचा था या जानबूझकर पहुंचा था। अब वो इस टीनेज चैट रूम में टीनेजर्स के साथ चैटिंग करने लगा, और उसको अब बहुत सारे मैसेजेस मिलने लगे टीनेजर्स की तरफ से। और जब उसको इतने मैसेजेस मिलने लगे यंग लोगों के, तो थॉमस भी बहुत ज्यादा यंग फील करने लगा था एक बार फिर से। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी में एक्साइटमेंट अब लौट आया है। इसी दौरान, यानी कि यहीं पर चैटिंग वगैरह करने के दौरान, गेमिंग के दौरान, एक दिन उसको एक मैसेज मिलता है एक यूजर की तरफ से। और यहां से अब इस केस में सब कुछ बदल जाने वाला था, और अब यहीं से थॉमस का पूरी तरह से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो थॉमस को एक मैसेज मिलता है एक यूजर की तरफ से। इसका यूजर नेम था, जहां से उसको मैसेज मिला था उस व्यक्ति का यूजर नेम था टॉल हॉट ब्लॉन्ड। इसमें जो प्रोफाइल पिक्चर लगी थी वो एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक प्रिटी लड़की की पिक्चर लगी हुई थी, जो कि काफी यंग दिख रही थी। और क्योंकि उसका नाम था टॉल हॉट ब्लॉन्ड, तो ये देखकर थॉमस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। अब थॉमस और वो लड़की आपस में बातचीत करने लगे। ये जो टॉल हॉट ब्लॉन्ड लड़की थी, जिसका यूजर नेम था ये, उसने बताया थॉमस को कि असल में उसका नाम है जेसी। साथ ही इसने थॉमस को यह भी बताया कि उसकी उम्र है 17 ईयर्स, और वो एक हाई स्कूल सीनियर है, यानी कि वो एक बहुत ही छोटी बच्ची थी। अगर हम थॉमस के खुद के बच्चों की बात करें तो वो भी 12 और 14 ईयर्स ओल्ड थे इस समय, यानी कि ये जो लड़की थी जेसी, ये उसके बच्चों से सिर्फ 2-3 साल ही बड़ी थी। लेकिन इससे थॉमस को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। थॉमस 45 ईयर्स ओल्ड था, और वो मरीन स्नाइपर बन के अब इस लड़की से बात करने वाला था। जब जैसी ने उससे उसके बारे में पूछा, तो थॉमस ने अपनी उम्र बताई 18 ईयर्स। उसको पता था कि अगर वो अपनी सही उम्र बताएगा तो जैसी उसकी उम्र सुनकर वहां से भाग जाएगी और उससे बात बिल्कुल नहीं करेगी। और वो जैसी को बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता था। तो उसने बताया कि मैं 18 ईयर्स ओल्ड हूँ। उसने बाकी सारी बातें छुपा ली कि वो मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं। उसने कुछ भी नहीं बताया। वो एक छोटा बच्चा बन गया, एक तरह से खुद भी टीनेजर बन गया। साथ ही थॉमस ने जेसी को बताया कि उसका नाम है टॉमी। इसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो थॉमस नेम बताएगा उसको, तो थॉमस बहुत ही एक ओल्ड काइंड ऑफ नेम है, और टॉमी बहुत ज्यादा यंग और वाइब्रेंट नाम लग रहा है, वो बहुत ही यंग और कूल दिखना चाहता था। तो इसलिए उसने टॉमी नाम चुना, और थॉमस नाम को उसने पूरी तरह से छुपा लिया। अब ये दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी पिक्चर्स भेजने लगे थे। और अब ये जो थॉमस नाम का व्यक्ति था, उसने अपनी यंग एज की पिक्चर्स इसको, यानी जैसी को भेजना शुरू कर दी। क्योंकि अपनी अभी खुद की पिक्चर्स तो भेज नहीं सकता था इस एज की, तो उसने अपनी जो पुरानी पिक्चर्स थी वो पिक्चर्स जैसी को भेजना शुरू कर दिया था। जनरली वो उस टाइम की पिक्चर्स भेजता था जब वो मिलिट्री में काम किया करता था। तो फिलहाल जैसी नाम की ये जो यूजर थी, उसको ऐसा लगता था कि वो एक मरीन स्नाइपर से बात कर रही है जो 18 ईयर्स ओल्ड है, उसका नाम है टॉमी। और धीरे धीरे ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा चैटिंग करने लगे, बहुत ज्यादा बातचीत करने लगे, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानने लगे थे धीरे धीरे। अब जैसी ने टॉमी को बताया कि वो फिलहाल अपने पेरेंट्स के साथ रहती है अपने घर में, और साथ ही उसने ये भी बता दिया था कि मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ और मेरे पेरेंट्स का नाम है टिम और मैरी शीला। साथ ही उसका एक भाई भी है,
जिसका नाम है टिम। साथ ही इसने थॉमस को ये भी बताया कि वो अपनी हाई स्कूल सॉफ्टबॉल टीम का भी हिस्सा है, उसको बास्केटबॉल खेलना पसंद है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना पसंद है और साथ ही अपने इंटरेस्ट वगैरह के बारे में ये लगातार थॉमस को बताया करती थी, जो कि जनरली बहुत ही टिपिकल टीनेज इंटरेस्ट हुआ करते थे। साथ ही वो टॉमी को भी यानी कि थॉमस को भी जानना चाहती थी। अब यहाँ पर मैं टॉमी टॉमी नहीं बोलूंगी, मैं थॉमस ही बोलूंगी, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब थॉमस ने पहले ही बहुत सारे झूठ बोले थे जैसी को कि वो मरीन स्नाइपर है, हालांकि वो रहा था लेकिन फिलहाल नहीं था। तो फिलहाल वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी तारीफें करने लगा। उसको झूठ झूठ बताने लगा कि वो एक ब्लैक बेल्ट रह चुका है कराटे में, जो कि पूरी तरह से झूठ था। साथ ही उसने ये भी बताया कि मेरे शरीर पर बुलेट स्कार्स हैं, मेरे कंधे पर स्कार्स हैं, राइट लेग पर स्कार हैं, और ये सारी बातें भी पूरी तरह से झूठ थी। बस वो खुद को माचो मैन दिखाने के लिए ही जैसी से ये सारे झूठ बोल रहा था। उसे वो ये दिखाना चाहता था कि मैं कितना ज्यादा बहादुर हूं, मैंने कितने सारे एक्शंस किए हैं अपनी जिंदगी में। पता नहीं वो क्या सोच रहा था, लेकिन वो ये सारे झूठ जैसी से लगातार बोलता जा रहा था। इसके बाद थॉमस ने अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी जैसी को बताना शुरू कर दिया कि मैं कैसा दिखता हूँ, और ये सुनकर आपको भी हंसी आएगी। उसने बताया कि मेरी हाइट है 6'2", जो कि बिल्कुल भी सच नहीं था, वो इतना लंबा नहीं था। साथ ही उसने ये भी बताया कि मेरे रेड कलर के बहुत ही थिक हेयर हैं, और अपना उसने वेट भी काफी कम बताया। और साथ ही उसने जो एक झूठ बोला वो बहुत ही अजीब था, बहुत ही वियर्ड था, लेकिन उसने कहा कि मेरा 9 इंचेस का डिक है, जो कि बहुत ही एक वियर्ड सी बात है, बहुत ही घटिया बात है, लेकिन उसने ये सब कुछ बोला। पता नहीं वो एक 17 ईयर्स ओल्ड लड़की को ये सब कुछ क्यों बता रहा था। इसके बाद थॉमस ने कुछ और फेक स्टोरीज बताना जैसी को शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों, शायद उसकी सिंपैथी गेन करने के लिए। उसने अपने बारे में एक फेक बैक स्टोरी बनाई। उसने जैसी को बताया कि उसकी मॉम तब मर गई थी जबकि वो केवल 12 ईयर्स ओल्ड था, और इसकी माँ की मौत कैंसर से हुई थी। उसने ये बताया कि इसके जो पिता थे वो भी एक फॉर्मर मिलिट्री पर्सन थे, यानी कि वो भी मिलिट्री में काम कर चुके थे, और वो भी अपने फादर के फुट स्टेप्स पर चलना चाहता था, उनको फॉलो करना चाहता था, इसीलिए उसने मिलिट्री ज्वाइन की। इसके बाद उसने जैसी को एक ऐसी बात बताई जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी थी, और इससे पूरी तरह से पता चलता है कि थॉमस एक किस तरह का व्यक्ति था। उसने जैसी को ये बताया कि जब वो 17 ईयर्स ओल्ड था, यानी कि अभी तो वो 18 ईयर्स ओल्ड है जैसी की नजरों में, तो यानी कि 1 साल पहले उसने बताया कि मैंने एक चीयर लीडर का रेप किया था, यानी कि उसके साथ गलत काम किया था। अब पता नहीं ये बात सच थी या झूठ थी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बात सच ही होगी, क्योंकि इस तरह के झूठ कोई क्यों बोलेगा, मतलब क्या इंटेंशन था इसके पीछे अगर ये बात सच नहीं थी, और सच भी थी तो वो क्यों बता रहा था। पता नहीं क्या था या क्या नहीं था, लेकिन उसने ये बात जैसी को बताई थी। एनीवे जो जैसी थी उसने ये सुनकर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, पता नहीं कैसे, शायद उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा ये सुनकर। हालांकि ये बहुत बड़ी बात थी सुनने के लिए जो कुछ भी इसने बताया था, लेकिन जैसी ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुमने ऐसा कुछ किया भी है तो तुमने कन्फेस कर लिया है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। हालांकि वो माफ करने वाली कोई नहीं होती थी। अगर ये बात सच थी तो माफ सिर्फ वही कर सकती थी जिसके साथ ये काम हुआ था, यानी कि विक्टिम। तो जैसी को ऐसा करने का कोई भी अधिकार नहीं था, लेकिन वो भी एक बच्ची थी 17 ईयर्स ओल्ड। तो फिलहाल ये बहुत ज्यादा इस चीज को माइंड नहीं करती है, इग्नोर कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुमने ये बात कन्फेस कर ली तो तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो, जो कि पूरी तरह से बीएस था। पता नहीं कैसे ये लोग इस तरह की बातें कर रहे थे आपस में, पता नहीं क्या चल रहा था, लेकिन फिलहाल इनकी बकवास आपस में चल रही थी। थॉमस की ये जो फेक स्टोरीज थी ये लगातार कंटिन्यूड रहती हैं। उसने जैसी को बताया कि वो एक स्नाइपर बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहा है, और इसी कारण से उसका जो यूजर नेम है वो मरीन स्नाइपर है, और जल्दी ही वो इराक जाने वाला है अपने देश की सेवा करने के लिए, वहां पर मिलिट्री में काम करने के लिए। जो कि पूरी तरह से ऑब्वियसली झूठ था, क्योंकि वो तो पहले ही 6 साल में ही मिलिट्री से निकाला जा चुका था या छोड़ चुका था, जो कुछ भी था। लेकिन वो ये सारी चीजें जैसी को बता रहा था उसे इम्प्रेस करने के लिए। इसके बाद इनकी जो ऑनलाइन रिलेशनशिप थी ये लगातार कंटिन्यूड रहती है, और इनकी जो बकवास बातें थी ये आपस में चलती रहती हैं। धीरे धीरे इनकी ये जो रिलेशनशिप थी बहुत ज्यादा फ्लर्टेशियस हो जाती है। थॉमस खुलेआम अब जैसी से फ्लर्टिंग करने लगता है ऑनलाइन। उसको बहुत ही इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स भेजा करता था। वो जैसी से लगातार पूछा करता था कि तुम कैसी दिखती हो, और उसके बाद थॉमस ने बहुत ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया जैसी के ऊपर कि तुम मुझे अपनी पिक्चर्स भेजो, अपनी फोटोज भेजो। और जैसी ने ऐसा किया भी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो थॉमस था
वो जेसी को लगातार ग्रूम करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी उम्र का व्यक्ति था और ये एक बच्ची थी, तो वो उसे पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता था और इसी की वो कोशिश कर रहा था। अब जेसी लगातार थॉमस को अपनी पिक्चर्स भेजने लगी थी। इनमें से कुछ पिक्चर्स बहुत ही ज्यादा इनएप्रोप्रिएट थी। कई बार इन पिक्चर्स में उसके जो अंडरगारमेंट्स थे वो रिवील होते दिखते थे, लेकिन थॉमस को ये जो पिक्चर्स थी बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। जिस तरह का एक्साइटमेंट उसे अपनी जिंदगी में चाहिए था, वो फिलहाल फाइनली उसको मिल रहा था। अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि जो थॉमस नाम का ये व्यक्ति था, ये इंपॉर्टेंट हो चुका था, नपुंसक था, लेकिन शायद उसकी नपुंसकता भी खत्म हो गई थी। शायद वो नॉर्मल हो गया था, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन फिलहाल उसको अपने हिसाब का घटिया एक्साइटमेंट लगातार मिल रहा था जेसी के रूप में। उसके बाद इन दोनों ने अपने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए और एक दूसरे से फोन पर रोज बातें करने लगे। अब पता नहीं बातें करने के दौरान जेसी को कैसे पता नहीं चला कि वो एक 45 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति से बात कर रही है, लेकिन फिलहाल उनकी ये बातचीत जारी रही। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को लव लेटर्स भेजने लगे थे। और लव लेटर्स ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं भेज रहे थे, एक दूसरे के एड्रेस पर भेजने लगे थे। यानी कि जेसी ने थॉमस को अपना एड्रेस भी दे दिया था, जो कि उसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। वो ऑनलाइन उससे मिली थी और अब अपने घर का एड्रेस वो उसको बता चुकी थी। अब जब ये दोनों एक दूसरे को लव लेटर्स भेजने लगे या जब भेजने का डिसाइड किया, तो इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई, यानी कि थॉमस के सामने प्रॉब्लम खड़ी हुई। जेसी ने तो आराम से अपना एड्रेस दे दिया था, लेकिन इधर जो थॉमस था, अभी तक वो ये झूठ बोल चुका था कुछ महीनों के बाद कि वो इराक जा चुका है। तो अब वो अगर अपना एड्रेस देता तो जेसी समझ जाती कि वो अपने देश में ही है। तो अब टॉमी ने, यानी कि थॉमस ने, ये बताना शुरू किया कि मैं तो इराक जा चुका हूं और वहां का क्योंकि मैं एड्रेस नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकि मेरे पिता थॉमस, जो कि असल में थॉमस ये खुद ही था, आपको पता ही है, तो असल में मेरे पिता का नाम थॉमस है और वो यहाँ पर रहते हैं, अपना एड्रेस बताया, और तुम जितने भी लेटर्स हैं वो मेरे पिता के एड्रेस पर भेज दो और उसके बाद वो किसी ना किसी तरीके से उन लेटर्स को इराक मेरे पास भिजवा देंगे। तो मैं तुम्हें डायरेक्टली अपना एड्रेस नहीं दे सकता, लेकिन उसने एक तरह से अपना असली एड्रेस अब जेसी को दे दिया था। टॉमी ने, यानी कि थॉमस ने, अब जेसी को ये बताया कि मेरे पिता का नाम है थॉमस सीनियर, जो कि 45 ईयर्स ओल्ड है, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। और आपको पता ही है कि थॉमस सीनियर ही खुद टॉमी है और वही ये सारी चीजें बता रहा है। तो फिलहाल थॉमस अपने उसी घर का एड्रेस दे देता है जहां पर वो अपनी वाइफ और अपनी दो बेटियों के साथ रह रहा था। और जैसी उससे कुछ खास क्वेश्चंस नहीं पूछती, उसको ऐसा लगता था कि टॉमी जो कुछ भी बोल रहा है वो बिल्कुल सच बोल रहा है। अब वो इस एड्रेस पर लव लेटर्स भेजना शुरू कर देती है। इन लेटर्स के एड्रेस पर वो थॉमस मॉन्टगोमरी का ही नाम लिखा करती थी, न्यूयॉर्क का एड्रेस लिखा करती थी। उसको ऐसा लगता था कि वो टॉमी के फादर को ये लेटर्स भेज रही है और उसके आगे जो इसके डैड हैं वो ये लेटर्स इराक भेज देंगे। लेकिन फिलहाल ये जितने भी लेटर्स थे ये डायरेक्टली थॉमस को मिल रहे थे और वो इनको पढ़कर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, खुश हो रहा था और इनके आंसर्स, उनके रिप्लाईज लगातार जेसी को भेज रहा था। अब जेसी और थॉमस के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस होते जा रहे थे, जो कि एक बहुत ही सिक बात थी। जो थॉमस था वो एक बहुत ही मैनिपुलेटिव व्यक्ति था। अब इसने, यानी थॉमस ने जेसी से कहना शुरू किया कि अगर कभी भी तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं अपनी जान ले लूंगा, अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। जेसी उससे कहती है कि नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज ऐसा मत करना, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं तो इसी रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये सब कुछ एक मैनिपुलेशन टैक्टिक थी और थॉमस ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं था। तो फिलहाल इनके लव लेटर्स एक दूसरे के एड्रेस पर जाते रहते हैं और इनका जो प्यार था, ये कहते हुए मुझे बहुत ही सिक फील हो रहा है, लेकिन इनका जो प्यार था वो गहरा होता जा रहा था। धीरे धीरे जो थॉमस के लव लेटर्स थे वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते जा रहे थे। वो एकदम अपने दिल की बात खुलकर इन लेटर्स में लिख रहा था और इनमें से कुछ लेटर्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ जिसे आप पढ़ सकते हैं। इनमें से एक लेटर में इसने लिखा है, माई डियरेस्ट स्वीटेस्ट जेसी, हनी, आई लव एवरीथिंग यू गेव मी फॉर क्रिसमस, बट द वन आई चेरिश द मोस्ट इज योर लव। तो इस तरह की चीजें, मतलब अजीब सी क्रीपी बातें, ये लगातार उस 17 ईयर्स ओल्ड लड़की को लिखता जा रहा था। इसने एक लेटर में लिखा था कि बेबी आई एम सो एक्साइटेड अबाउट रनिंग विद यू, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ नाउ टुमारो एंड फॉर एवर, यू मीन एवरीथिंग टू मी हनी,
Without you in my life, I am nothing. You gave me the reason to keep on going. You are very much stuck with me, honey. I am not leaving, and only you hold the key to let me go. No one else will ever make me leave you. I will fight them to the death, baby. तो इस तरह की चीजें, बहुत ही घटिया बातें ये उस लेटर में लिख रहा था 17 ईयर्स ओल्ड एक लड़की को। लास्ट में इसने लिखा है कि आई लव यू जेसिका ब्लेयर शीला, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है मॉन्टगोमरी, यानी कि ये शादी के बाद, क्योंकि मॉन्टगोमरी बन जाएगी इससे शादी के बाद, ठीक है, तो इसने मॉन्टगोमरी भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में। तो मतलब ये इतनी बचकांड हरकतें कर रहा था उस बच्ची के साथ, खुद भी बच्चा बना हुआ था पूरी तरह से। और जैसा कि मैंने आपको लेटर में पढ़कर सुनाया, आपने ध्यान दिया होगा, लेटर में इसने एक जगह लिखा है कि आई एम वेरी एक्साइटेड रनिंग विद यू, यानी कि ये उसके साथ भागने की भी प्लानिंग कर रहा था कि यहाँ से ये भाग जाएंगे कहीं और, शादी कर लेंगे। मतलब ये पता नहीं कितने डिल्यूजन वर्ल्ड में जी रहा था, कितना डिल्यूजनल था। मतलब इसको पता है कि ये 45 ईयर्स ओल्ड है, वो लड़की ये बात नहीं जानती है, पता नहीं कैसे, लेकिन ये उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहा था, उसको फ्यूचर मॉन्टगोमरी कहकर बुला रहा था। ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा थ्रिल्ड था। लेटर के लास्ट में लिखता है योर वेरी सेक्सी मरीन टॉम। तो मतलब ये सुनकर, ये पढ़कर, ये लेटर पढ़कर मतलब दिमाग खराब हो जाता है कि ये किस तरह का व्यक्ति था। बिल्कुल ही बचकानी हरकतें कर रहा था। शायद इसको सच में ही लगने लगा था कि वो 18 ईयर्स ओल्ड था। फिलहाल इनकी ये ऑनलाइन ऑफलाइन रिलेशनशिप आगे बढ़ती जाती है, कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे थॉमस बहुत ही ज्यादा पजेसिव और कंट्रोलिंग होता जाता है। वो अब जैसी से कहने लगा था कि तुम्हें किसी और व्यक्ति से बात नहीं करनी है, तुम बस मुझे ही बिलोंग करती हो, और कभी भी अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हें बहुत ही घटिया व्यक्ति होंगी। घटिया व्यक्ति यानी कि WHORE, जो कि मैं बोल नहीं सकती हूँ यहाँ गाइडलाइंस के चलते, तो तुम वो होंगी। और जैसी बहुत ज्यादा हॉरिफाइड थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे छोड़कर चला जाए, वो पूरी तरह से थॉमस के द्वारा मैनिपुलेट हो चुकी थी। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुकी थी कहीं ना कहीं, हमको ऐसा लगता है फिलहाल इस केस में। और कई बार वो अपने बिहेवियर के लिए थॉमस से माफी मांगती रहती थी। उसने कुछ भी नहीं किया होता था, लेकिन उसके बाद भी वो थॉमस को सॉरी सॉरी बोलती रहती थी। यहां तक कि जैसी नाम की इस लड़की ने अपने बहुत सारे जी स्ट्रिंग्स बाय पोस्ट थॉमस को भेजे थे, और एक दो नहीं बल्कि कई बार उसने बहुत सारे जी स्ट्रिंग्स भेजे थे। और जी स्ट्रिंग्स क्या होते हैं ये आप खुद गूगल करके देख सकते हैं। ये जो जी स्ट्रिंग्स थे ये थॉमस अपने घर में बहुत ही संभाल कर रखा करता था। फिलहाल ये सब कुछ चल रहा था, ये लोग रोज आपस में फोन पर बात किया करते थे, हर दिन सेम टाइम पर बात किया करते थे। और धीरे धीरे 8 महीने यानी कि 8 मंथ्स गुजर जाते हैं। इसके बाद जैसी अब 18 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी, और थॉमस 46 ईयर्स ओल्ड हो चुका था। और जब वो 18 ईयर्स ओल्ड हो जाती है तब थॉमस उसको प्रपोज करता है, यानी कि एक तरह से वो उसके 18 साल का होने का इंतजार कर रहा था। थॉमस पता नहीं कौन सी, मतलब जो कि मैंने पहले भी बोला कि पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा था, वो उसको प्रपोज कर रहा है शादी के लिए। तो अगर वो शादी के लिए प्रपोज कर रहा है तो उसके लिए मिलना पड़ेगा, और मिलना पड़ेगा तो जैसी को पता चल जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। लेकिन शायद उसको ऐसा लग रहा था कि जैसी उसके प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो जाएगी कि शायद वो उसकी एज को भी माइंड नहीं करेगी और ये सब कुछ इग्नोर कर देगी। यही रीजन हो सकता है, बाकी और कोई रीजन तो मुझे दिखता नहीं है सब कुछ करने का। तो फिलहाल उसने उसको प्रपोज कर दिया था। उसने जैसी से कहा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। उसने जैसी से ये भी कहा कि तुम लव ऑफ माई लाइफ हो, तुम मेरा फ्यूचर हो, और मैं तुम्हारे अलावा अपना फ्यूचर कहीं भी नहीं देख सकता। अब जो जैसी थी उसने भी यस बोला, वो भी इसके साथ शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अब ये लोग अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने लगे थे। ये इनकी जो सो कॉल्ड शादी होने वाली थी आगे चलकर, उसकी प्लानिंग करते रहते थे, फोन पर ये सारी बातें करते रहते थे, लव लेटर्स में इसके बारे में लिखते थे, ऑनलाइन चैट रूम में इसके बारे में लिखते थे। तो यानी कि ये पूरी तरह से अपनी वेडिंग प्लान कर रहे थे। थॉमस ने उससे कहा था कि जब मैं इराक से वापस आ जाऊंगा तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। फिलहाल थॉमस की जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी बाहर से देखने पर। वो अपनी जॉब पर रेगुलरली जा रहा था, पैसा कमा रहा था, घर में उसकी वाइफ थी, 2 बेटियां थी। उसके बाद वो ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलता रहता था कुछ घंटे, जिसको कोई भी माइंड नहीं करता था। उसी दौरान वो इससे यानी जैसी से बात भी किया करता था। तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा था। और अभी तक उसकी वाइफ सिंडी को इसके बारे में कुछ भी शक नहीं हुआ था कि उसका हस्बैंड कुछ भी गलत कर रहा है।
इधर जो थॉमस था, अब उसने अपने वर्क प्लेस पर यानी ऑफिस में ये ब्रैग करना शुरू कर दिया था अपने कलीग्स के सामने कि वो एक 18 इयर्स ओल्ड लड़की के साथ अफेयर चला रहा है और एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप में है उसके साथ। इससे पता चलता है कि ये जो घटिया हरकतें थॉमस कर रहा था, इन पर थॉमस को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्राउड भी था। इसके अलावा थॉमस ने एक न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन लिखा एक छोटे से नोटपैड में, और इस रिजोल्यूशन में उसने लिखा कि 2 जनवरी 2006 से जो थॉमस मॉन्टगोमरी था, जो कि 46 ईयर ओल्ड था, उसने एग्जिस्ट करना बंद कर दिया। एक तरह से वो खत्म हो चुका है और उसका स्थान अब ले लिया है 18 इयर्स ओल्ड टॉमी ने, जो कि एक मरीन है और जो कि जल्दी ही वेस्ट वर्जीनिया मूव करने वाला है और वहां जाकर वो लव ऑफ हिज लाइफ के साथ रहेगा, यानी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेगा। यानी कि इससे ये पता चलता है कि थॉमस पूरी तरह से डेल्यूजनल था। उसने जो झूठी दुनिया बना रखी थी, जो झूठ बोल रखे थे, वो शायद इतनी बार बोल दिए थे कि उन पर उसको खुद भी यकीन हो गया था। वेस्ट वर्जीनिया वो जगह थी जहां पर जैसी रहा करती थी और शायद इसका प्लान यही था कि वो भागकर वहां जाएगा और उससे शादी कर लेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी फैमिली को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था, अपनी दोनों बेटियों को, अपनी वाइफ को, किसी से भी बात नहीं करता था। रोज अपने काम से वापस आता था, कंप्यूटर खोल के बैठ जाता था और बस उसी में बिजी रहता था। तो अब जो उसकी वाइफ थी सिंडी, वो पूरी तरह से फेड अप हो गई थी अपने हस्बैंड के ये हाल देखकर। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका जो हस्बैंड है वो पूरी तरह से ऑनलाइन गेम्स से ऑब्सेस्ड हो चुका है और वो इतना पागल हो गया इन गेम्स के पीछे कि फैमिली पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन साथ ही सिंडी को धीरे धीरे अब ऐसा भी लगने लगा था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि थॉमस उनसे छुपा रहा है। तो एक दिन जबकि थॉमस अपने ऑफिस गया हुआ था, तब उसकी वाइफ सिंडी ने उसके सामान की तलाशी लेना शुरू कर दिया। मतलब आसपास देखने लगी कि शायद कोई हिंट मिले। उसे लग रहा था कि अगर थॉमस कुछ छुपा रहा है तो कुछ ना कुछ तो क्लू उसको मिल ही जाएगा। तो ढूंढते ढांढते देखते देखते वो थॉमस की अलमारी की तरफ जाती है और जब वो उस अलमारी को खोलती है और थोड़ी सी तलाशी लेती है, तो उसको मल्टीपल जी स्ट्रिंग्स मिलती हैं जो कि उसने कपड़ों के पीछे छुपा कर रखी हुई थी, जो कि ऑब्वियसली उसकी वाइफ की नहीं थी। अब सिंडी को ये देखकर बहुत ज्यादा झटका लगता है ऑब्वियसली, लेकिन वो तब भी लगातार तलाशी लेती रहती है और तब उसको मिलते हैं इन दोनों के एक दूसरे को लिखे हुए लव लेटर्स, जो कि थॉमस और जेसी ने एक दूसरे को लिखे थे। और ये देखकर आप समझ ही सकते हैं कि उस पर क्या बीती होगी। सिंडी डिसाइड करती है कि अब वो थॉमस के कंप्यूटर को भी चेक करेगी। वो लॉग ऑन करती है उसके कंप्यूटर को, देखती है कि शायद कुछ और आंसर्स मिले। और जब वो थॉमस के कंप्यूटर को खोलती है और pogo.com पर जाती है, उसको पता था वो कहाँ पर गेम्स खेलता है। जब वो थॉमस के अकाउंट को लॉग इन करती है, तो उसको उस यूजर नेम के यानी कि टॉल हॉट ब्लॉन्ड के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। इनके बीच में कई महीनों से जो बातचीत हो रही थी, वो सब कुछ सिंडी पढ़ लेती है। और तब सिंडी को पता चलता है कि ये जो यूजर नेम है, ये एक 18 इयर्स ओल्ड लड़की का है। और ये देखकर सिंडी को असल झटका लगता है कि ये इतनी छोटी बच्ची से बात कर रहा है। अगर ये अफेयर किसी अपनी उम्र की महिला से चल रहा होता तब उसको इतना झटका नहीं लगता, लेकिन जब वो ये पाती है कि थॉमस उसके ही बच्चों की उम्र की लड़की से डेट कर रहा है या मतलब डेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा झटका लगता है। और उसी दिन सिंडी अब थॉमस को कन्फ्रंट करती है। जैसे ही वो ऑफिस से लौटकर अपने घर आता है, तुरंत ही वो उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। सिंडी उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे अलग होना है, डिवोर्स लेना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम एक 18 साल की लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो, ये पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। उसको ये भी पता चल गया था कि थॉमस ने उस लड़की से कितने सारे झूठ बोले हुए हैं। वो उसके सामने एक 18 साल का लड़का बना हुआ है। तो ये चीजें सिंडी को बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी। अब सिंडी थॉमस से कहती है कि फिलहाल तुम इस घर में रह सकते हो जब तक हम अलग नहीं होते, कोई डिसीजन नहीं लेते, लेकिन तुम्हें बेसमेंट में सोना पड़ेगा अब आगे से। अब फिलहाल ये सब कुछ तय हो जाता है, थॉमस सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इधर जो सिंडी थी, वो जेसी के लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि जेसी पूरी तरह से इनोसेंट है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। जो जेसी थी वो तो एक 18 साल के लड़के से बात करने की कोशिश कर रही थी। उसको बिल्कुल नहीं पता था कि वो 46 ईयर्स ओल्ड है या वो शादीशुदा है या उसके बच्चे हैं। वो तो एक छोटी बच्ची थी जिसकी कोई भी गलती नहीं थी। एक ऐसी बच्ची जिससे उसका पति ऑनलाइन ग्रूम करने की कोशिश कर रहा था। अब जो सिडनी की मदरली इंस्टिंक्ट्स थी वो किक करने लगती हैं।
उसे ऐसा लगता है कि अगर जैसी उसकी बेटी होती, तो वो उसकी ज़रूर हेल्प करती। उसकी जगह उसकी बेटियाँ भी हो सकती थीं, वो भी सिमिलर सिचुएशन में फँस सकती थीं। तो मुझे कहीं न कहीं इस लड़की की मदद करनी चाहिए। वो उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। फिर उसने डिसाइड किया कि वो जेसी को बताएगी कि असल में जिससे तुम ऑनलाइन बातचीत कर रहे हो, वो एक 18 इयर्स ओल्ड व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो एक 46 इयर्स ओल्ड व्यक्ति है और वो मेरा पति है। तो अब सिंडी एक लेटर लिखती है जेसी को और इस लेटर में सिंडी अपनी एक फैमिली फोटो को भी अटैच करती है। वो दिखाती है कि असल में थॉमस ये है। ये है थॉमस मॉन्टगोमरी और टॉमी कोई भी नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। इस लेटर में सिंडी ने क्या लिखा था वो आप खुद ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें उसने लिखा कि लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय फैमिली। जिस टॉमी से तुम बात कर रही हो वो असल में 46 इयर्स ओल्ड है और वो व्यक्ति इस फोटो में मौजूद है जो कि मेरा हस्बैंड है। सिंडी ने यह भी बताया कि जो इराक में टॉमी है, जो कि झूठी कहानी उसको बताई गई है, वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है और ये तुम्हें कैटफिश करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही सिंडी ने इस लेटर में ये भी लिखा कि तुम्हारी जो उम्र है वो करीब करीब मेरी बेटियों के बराबर ही है और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि अगर तुम चाहो तो मेरे पति को प्रोसिक्यूट कर सकती हो, यानी कि उन पर मुकदमा चला सकती हो, क्योंकि वो एक प्रीडेटर है और उसने तुम्हारे साथ गलत काम किया है। इस लेटर के लास्ट में सिंडी लिखती है डू नॉट ट्रस्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर और उसके बाद सिंडी इस लेटर को जेसी को भेज देती है। और उसके बाद क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये स्टोरी मुझे लगता है कि लंबी होने वाली है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं प्लीज कमेंट्स में बताइए। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी लेकर आ जाऊं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय स्टोरीज। थैंक यू सो मच।